हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज से हम लोग यानी कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रही है, जिसके अंदर हम लोग 10वीं का जो पनोरमा है किताब, उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर पनोरमा का वो है द पेस फॉर लिविंग, जो कि R.C. हॉचिंगसन नाम के जो राइटर थे उनके द्वारा लिखी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन पहले ट्रांसलेट करते हैं और साथ में वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला जब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला जो है वो किताब है, किताब का जो पहला चैप्टर है वो है द पेस फॉर लिविंग, जो कि R.C. हॉचिंगसन के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले जो राइटर है R.C. हॉचिंगसन, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये राइटर कौन थे, कहाँ से थे और क्या काम किया इन्होंने समाज के उत्थान के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि R.C. हॉचिंगसन और ब्रिटिश नॉवलिस्ट, यानी ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटेन के यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले ये राइटर थे R.C. हॉचिंगसन। और ये ब्रिटिश उपन्यासकार थे। exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes। अपनी सभी विरोधाभासों के साथ समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। In the Pace for Living, R.C. Hutchinson captured the agony of modern man। The Pace for Living, जो कि चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर में R.C. हॉचिंगसन आधुनिक आदमी यानी कि आधुनिक समाज जो है उसमें रहने वाले जो आदमी है उसकी पीड़ा को समेटते हैं, यानी कि उसकी पीड़ा को बयान करते हैं, उसकी दुख को जो है बयान करते हैं। He brings out how the fast movement of man, things and object hurts the normal rhythm and extract under undue pressure on man, women and children। वह यह बताने की कोशिश करते हैं, द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर आप पढ़िएगा, उस चैप्टर में ये बताने की कोशिश करते हैं कि पुरुषों, चीज़ों और वस्तुओं की तीव्र गति, यानी बहुत जो रफ्तार जो तेज़ हो गई है लोगों की किसी चीज़ की। जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी, पहले हम लोग जो है बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, अब जो एरोप्लेन जो कि बहुत ही तेज़ हो गई, तो पुरुष, चीज़ या वस्तुओं की जो तीव्र गति जो है वो सामान्य लय के जो आदमी होते हैं या चीज़ होती है या वस्तु होती है उसको किस तरह से प्रभावित करती है, और कैसे अनुचित जो सामान्य लोग होते हैं वो किस तरह से सामान्य लोगों पर किस तरह से अनुचित दबाव डालती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द पेस फॉर लिविंग का पहला पैराग्राफ। पैराग्राफ नंबर 1। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। ज़्यादा दिन नहीं हुआ। नॉट लॉन्ग एगो का मतलब होता है ज़्यादा दिन नहीं हुआ, यानी कि हाल ही में मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था। मतलब राइटर पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि मैंने डबलिन एक शहर है, उस शहर में मैंने एक नाटक देखा था। इन विच द चीफ कैरेक्टर का मतलब जैसे आप कोई फिल्म में जाते हैं तो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक जो है एक कैरेक्टर जो है विलन का होता है, एक जोकर का कैरेक्टर होता है। तो उसी तरह से इस प्ले के अंदर जो है, इस जो है नाटक के अंदर एक कैरेक्टर था, एक रोल था। वो रोल किसका था? इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली, यानी कि एक बूढ़ा कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न का मतलब होता है जो अनाज होता है उसका, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, यानी कि अनाज व्यापारी जो था, एक अनाज व्यापारी बूढ़ा आदमी था। इन अ स्मॉल एरिश कंट्री टाउन, यानी कि ये जो अनाज व्यापारी था, यानी मेन रोल जो था उसके अंदर, प्ले के अंदर, वो कौन सा रोल था? एक बूढ़ा अनाज व्यापारी जो कि एरिस के ग्रामीण इलाके का रहने वाला था, उसका था। इसमें ये इस तरह लिखा हुआ है, जिसमें मुख्य पात्र एरिस के ग्रामीण इलाके का एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी था। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। वह कई चिंताओं से, एंजाइटीज का मतलब होता है चिंता, विपदा, दुख, तकलीफ से घिरा हुआ आदमी था। हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका जो दिल था वो कमजोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था, मतलब उसको चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। और उसकी जो पत्नी थी वो खर्चीलू थी और वो क्या कर रही थी कि 10 पाउंड जो है
प्लान की हुई थी कि अगली जो छुट्टी होगी या अगली जो हॉलीडे होगा उसके अंदर 10 पाउंड खर्चा करना है। यानी क्या क्या खरीदना है, क्या क्या, जैसे आप किसी हॉलीडे पे जाते हैं तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हैं कि ये सामान लेना है, कपड़ा लेना है, ये घड़ी यहाँ से लेना है। तो इस तरह का लिस्ट बनाकर उसकी वाइफ रखे हुई थी। तो 10 पाउंड अभी आपको जो है छोटा रकम लगता है, लेकिन आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले ये 10 पाउंड के अंदर आदमी पूरी मार्केट करके, पूरा व्यापार करके आ जाते थे। तो ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। जीवन की जो रफ्तार थी उनके लिए, यानी कि जो एरिस टाउन का, यानी कि एरिस के ग्रामीण इलाके का जो अनाज व्यापारी था, उनके लिए बहुत तेज होती जा रही थी। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा के एक पल में, ही अटर अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट, और उसके दिल से एक बड़ी दुखड़ा सुनाई देता। यानी कि वो नाटक के अंदर जो कैरेक्टर है उसमें उसको जो है तकलीफ से घिरा हुआ आदमी दिखाया गया है। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. वो मुझे बताते हैं, यानी उस नाटक के अंदर पता चलता है लेखक को कि अब एक हवाई जहाज़ नाम का भी कोई चीज़ है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब तो वो बहुत तेज़ है। मतलब राइटर कहते हैं कि ये पहली बार मैंने सुना 1000 मील, यानी कि 1 मील जो है 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। तो कम से कम 1500 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। तो ये बहुत तेज़ हो गया, क्योंकि उस ज़माने में आदमी बस से, ट्रेन से सफ़र करता था जहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लोग जाते थे। लेकिन अब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना, ये जो है लेखक को बड़ा अचंभा लगा, बहुत जो है सो अचरज में पड़ गया लेखक। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए वह नाटक में सबसे मनमोहक, यानी दिल को छू जाने वाला वाक्य था। यानी वो नाटक के अंदर जो ये बताया गया है कि जो एक प्लेन नाम की कोई चीज़ है जो कि 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता है, वो लाइन जो है लेखक को दिल को छू गया। यानी लेखक को पता नहीं था, और वो लेखक को जब पता चला कि 1500 किलोमीटर या 1000 प्रति मील की रफ्तार से भी कोई चीज़ उड़ सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो ये लाइन जो है लेखक को दिल को छू गया। द मैन कंप्लेन वाज सो ग्लोरियस इरिलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। उस आदमी का, यानी वो बूढ़ा आदमी जो था, जो कि ग्रामीण इलाके का था, एरिस शहर के, वो आदमी की शिकायत अपनी स्थिति को लेकर, यानी वो अपना जो दुखड़ा बयान कर रहा था, वो स्थिति को लेकर बड़ी बेतुकी थी, इरिलीवेंट थी। मतलब वो आदमी जो है उसकी जो स्थिति थी वो बेतुकी सी जो है से थी। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक्स, और अनोखा होने के अलावा, कॉमिक्स का मतलब होता है अनोखा और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन। इसने मुझे एक अचूक उदाहरण, यानी कि सीख के रूप में प्रभावित किया। ऑफ द वे द एरिस गेट द स्टबल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। जिस तरह सबसे अधिक असंभव नज़रिए से एरिस लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि एरिस जो है इंग्लैंड का एक शहर है, पहले इंग्लैंड के शहर हुआ करता था, अब आयरलैंड के अंदर ये शहर चला गया है। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि ऐसा माना जाता है इंग्लैंड के अंदर, जैसे वो होता है ना, जब हम लोग कहते हैं कि जैसे होगा कि जो पंजाबी लोग होते हैं बड़े सच्चे होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, ये एक मानता है, मानता है लोगों के बीच में। उसी तरह ऐसा मानता है इंग्लैंड वासियों के बीच में था कि एरिस के जो लोग होते हैं वो असंभव, यानी कि कठिन से कठिन जो सत्य है, कठिन से कठिन जो सच्चाई है, वो इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि बहुत ही आसान हो। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं इस लाइन के अंदर, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन। आपने देखा उस बूढ़े मस्खरे आदमी के कहने का क्या मतलब था। ओल्ड फूल, फूल का मतलब होता है पागल भी होता है, बेवकूफ़ भी होता है, और फूल का मतलब होता है मस्खरा आदमी, जो कि बात बात पे मजाक करता हो, तो उसको कहते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि खुद को, यानी खुद मुझे तेज़ गति से घृणा है, यानी कि तेज़ी से रफ्तार से कोई चीज़ मैं काम करूं या तेज़ी से कुछ हो तो उससे मुझे घृणा है या नफ़रत है। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल एन आवर। मुझे 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कार में जाने में मज़ा आता है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ।
एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और जब तक ये मेरी कार ना हो। मतलब कहने का मतलब लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तेज़ गति से जो है मुझे नफ़रत है, मुझे खुद, लेखक फिर कहते हैं आगे कि मुझे खुद जो है 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, लेकिन गाड़ी क्या होनी चाहिए, गाड़ी में ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ और गाड़ी मेरी नहीं हो। मतलब लेखक ये मजाक करते हुए कहते हैं कि गाड़ी मेरी ना हो और गाड़ी को मैं अगर ड्राइव करूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। आई एडोर द मशीन, मैं उस मशीन को पसंद करता हूँ। एडोर करना, पसंद करना, मोहब्बत करना, उस मशीन से मोहब्बत करता हूँ। दैट, जो हर्ल यू अबाउट अ बेटर सी, आपको बेटर सी, ये एक इलाका है, इंग्लैंड का एक जगह है, उसके चारों ओर जोर जोर से कुदकाती या उछालती है। बेटर सी जो है ऊबड़ खाबड़ वाला जगह है, और लेखक कहते हैं कि अगर उस पर आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, यानी आपको कुदकाता है तो उसमें मज़ा आता है। मतलब कि कार उसे पसंद है 90 किलोमीटर की रफ्तार से। टू डाइन इन लंदन, लंदन में दोपहर का खाना खाना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का खाना खाना। मतलब कहने का मतलब ये कहते हैं लेखक को कि मुझे, लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मुझे ये भी पसंद है कि मैं दोपहर का खाना लंदन में खाऊं और अगला जो दोपहर का खाना हो वो न्यूयॉर्क के अंदर जाके खाऊं। मतलब कि मैं अगर तेज़ी से इस तरह का अगर कोई व्यवस्था हो तो वो भी मुझे बहुत पसंद होगा। सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगेगा। मतलब कि जब मैं ऐसा अगर हो कि इस दोपहर का खाना मैं लंदन में खाऊं और अगले दोपहर का खाना अगर मैं न्यूयॉर्क में खाऊं, यानी हर जगह दूर दूर जाकर जो खाना खाऊं, मतलब कि सफ़र, तेज़ी से सफ़र करूं, तो ये मेरे लिए संतोषजनक अनुभव लगता है। आई एडमिट टू एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम द कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, बट इट गिव यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। समरसेट या स्पेन की एक देसी बस में सफ़र करने में जो आपको मज़ा मिलता है, यानी कि कष्ट होता है, मैं मानता हूँ कि ये यात्रा के सभी वास्तविक सुखों को ख़त्म कर देता है, लेकिन ये आपको घटना चक्र का सतही यानी कि बाहरी एहसास दिलाता है। मतलब इसमें ये कहते हैं लेखक कि देखिए, आप देखते होंगे, जैसे आप ही जाते हैं, अगर मान लीजिए पटना शहर में आप रह रहे हैं तो पटना शहर के अंदर आप जाइएगा तो बस चली नहीं कि ब्रेक लग जाता है, चली नहीं कि ब्रेक लग जाता है। तो उसके अंदर अगर कोई आदमी यात्रा करने यानी कि पूरे पटना शहर को घूमने के लिए जाए और इस तरह से ब्रेक लगे चले ब्रेक लगे चले ब्रेक लगे, तो उसमें क्या होता है कि जो आप जो मन बना के आए हुए हैं कि पूरे शहर पटना को घूमना है, आपका मूड जो है ख़राब हो जाता है। पूरे मूड की जो है सो मतलब कि तितर बितर हो जाता है, मूड जो है आपका जो है सो बेकार सा हो जाता है। तो वही लेखक कहते हैं यहाँ पे कि समरसेट या स्पेन की जो देसी बस होती है, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में चलने वाली जो बस होती है, जो पुराने ज़माने की मॉडल की बस होती है, वो जो है आपकी यात्रा का पूरा जो मज़ा है उसको किरकिरा कर देता है। लेकिन फिर आगे लेखक ये भी कहते हैं कि ये सतही मतलब कि बाहरी एहसास दिलाता है। मतलब कि जो रियल जो लाइफ है, देखिए एरोप्लेन सबके बस की नहीं है। एरोप्लेन हम चाहें तो सफ़र कर सकते हैं, कुछ दूसरे लोग चाहें तो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब इंसान जो 2000, 4000, 10,000 रुपया महीना कमाता है, क्या वो एरोप्लेन का सफ़र कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये हकीकत है। बाय एंड लार्ज यानी कि बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं वो जो है यही बस में, जो ग्रामीण इलाके की बस होती है या देसी बस होती है, पुराने मॉडल की खटारा बस होती है, उसी में जो है सफ़र करते हैं। ये जो है प्रैक्टिकल लाइफ है, यानी कि यही जो है रियल लाइफ है, ये लेखक कहते हैं। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट अवर एंसेस्ट्रल हैड टू डू विथ, और ये हमारे पूर्वजों के लिए उत्साह का एक जरिया था। और फिर लेखक कहते हैं कि देखिए, आज हम अपने जो देसी बस है उसको हम खटारा बस कहते हैं, एकदम बेकार सा बस कहते हैं, एकदम थका हुआ बस कहते हैं। लेकिन यही बस जो था, जब हमारे बाप दादा जो कि बैलगाड़ी पे सफ़र किया करते थे, उस ज़माने में जब ये बस आई थी तो वो जो थी उतना ही जो है सो आश्चर्यचकित कर देने वाली थी जितना अभी एरोप्लेन में, जैसे एरोप्लेन अभी ने आपको मैंने बताया कि एरोप्लेन, लेखक ने सुना कि एरोप्लेन जो है कि 1000 मील जो है प्रति रफ्तार की घंटा से जो रफ्तार से जो है सफ़र कर सकती है। तो लेखक को अचंभा लगा। तो उसी तरह जो पुराने ज़माने के जो हमारे बाप दादा थे जो कि बैलगाड़ी पे सफ़र करते थे, जो कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता था, जब ये पुरानी खटारी बस आई थी तो वो जो उस ज़माने में उतना ही आश्चर्यचकित कर देने वाली थी जितना अभी जो है एरोप्लेन का नाम सुनते ही जो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको?
एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम बस इसे कृतज्ञतापूर्वक ही स्वीकार कर सकते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, नहीं, गति वहाँ मेरे लिए कुछ प्रतिकूल बन जाती है। इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड, जहाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ साथ हो लेती है। एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मैकेनिक्स, जैसा कि वे यानी कि हमारे दिमाग की तंत्रिकाएं स्वाभाविक रूप से करती है, यानी कि मशीनों की गति की रफ्तार पकड़ने के लिए। मतलब यहाँ पे लेखक ये कहने की कोशिश करते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए, तेज़ी से काम कर रहे मशीन के निरीक्षण करने के लिए हमारा दिमाग भी तेज़ी से काम करने लगता है, जिसके कारण वह जल्दी थक जाता है और लेखक को पसंद नहीं है। मतलब लेखक कहता है यहाँ पर, इस लाइन को फिर से पढ़िएगा तब पता चलेगा। नो, नहीं, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, मतलब कि वेयर मतलब जहाँ स्पीड यानी कि गति बिकम अनफ्रेंडली, मतलब कि मेरे लिए जो है क्या होता है, प्रतिकूल बन जाता है, मेरे लिए मुसीबत बन जाता है। कहाँ पे? इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटी, जहाँ पे देखिए स्पीड, गाड़ी चलाने वाला स्पीड में लेखक को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लेखक को स्पीड कहाँ पे परेशानी करने लगता है, जहाँ पे मेंटल एक्टिविटीज़ जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग बनाते होंगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रीजनिंग को होता है कि कम समय में आपको जवाब देना है, तो वहाँ पे जो मेंटल एक्टिविटीज़ हो जाता है, यानी तेज़ी से आपको सोच कर तेज़ी से जवाब देना है, तो वहाँ पे जब दिमाग का काम होता है तो लेखक को क्या हो जाता है, उसको स्पीड जो है पसंद नहीं होता है। समझ में आ गया आपको?